देखें, टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। मिसाल के तौर पे ये एक पाइप है हमारे पास। सपोज दिस इज अ पाइप। इसमें वाटर की एक पर्टिकुलर अमाउंट फ्लो कर रही है। सपोज करें ये वाटर की अमाउंट है इतनी, मैं शेड कर देता हूँ। ये वाटर की अमाउंट है जो इसमें फ्लो कर रही है, जिसका मैस है, इस वाटर का मैस है m। ये फ्लो करने वाला जो वाटर है इसका मैस है m। और ये वाटर आगे जाके स्ट्राइक करता है वॉल के साथ, यानी ये पाइप का दूसरा एंड जो है क्लोज्ड है। ठीक है, तो जब दूसरा एंड क्लोज्ड है तो ये आगे जो है दिस इज वॉल, दिस इज वॉल। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये वाटर इस वॉल पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब ये वाटर यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा, इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहे हैं, जब वाटर यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा जाके उस दीवार के साथ टकराएगा, तो दीवार के साथ टकराने पे कितनी फोर्स उस पर अप्लाई करेगा, कितनी फोर्स उस पर एक्सर्ट करेगा। इस फोर्स की अमाउंट हमने फाइंड करनी है। उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने डिराइव करना है। ठीक है, अच्छा देखें, आप लोग मुझे बताएं कि जब ये वाटर यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मैंने ड्रा कर दिया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल ऐसे जो है ना फ्लोर के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा जब ये वाटर फ्लो करता हुआ जाएगा आगे जाके जब इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, तो आप लोग मुझे बताएं कि वॉल के साथ स्ट्राइक करने के बाद ये वाटर रेस्ट में आ जाएगा या वापस आएगा। कॉमन सेंस क्या कहते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। अगर पाइप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो तो स्ट्राइक करने के बाद वाटर वापस आता है या वहीं पे स्टे कर जाता है। थोड़ी देर रुकता है फिर वापस आ जाता है। वापस तो नहीं आता, रुक जाता है। करके देख लें एक्सपेरिमेंट। एक पाइप रखें, हॉरिजॉन्टल पाइप, पीछे से नलका खोलें, नलका खोलें और बंद कर दें। ठीक है, या चलें थोड़ी देर खोली रखें, और वाटर जब जाके स्ट्राइक करेगा नलका बंद कर दें, वो वापस नहीं आएगा, उधर ही रुक जाएगा। ये करके देख लें एक्सपेरिमेंट। बेशक वाटर कभी भी वापस नहीं आएगा स्ट्राइक करने के बाद। हाँ, अगर अगर कोई बिलियर्ड बॉल है उसे अगर मैं फेंकता हूँ दीवार पे, तो वो सर दीवार से अगर वाटर प्रेशर से आए तो क्या, अगर फुल फुल प्रेशर से वाटर जाके स्ट्राइक करे वॉल के साथ और फिर वापस आ सकता है ना। नहीं वापस तो नहीं आएगा ना, जाके टकरा के उधर ही रुक जाएगा। अब करके देख लें एक्सपेरिमेंट, वापस नहीं आएगा। कौन सा मुश्किल काम है, घर में पाइप्स तो मौजूद होते हैं हर घर में ही। करके देख लें, जाके स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके उधर ही रुक जाएगा, वापस नहीं आएगा। अच्छा आप जरा देखें, अगर वाटर की इनिशियल स्पीड v थी, इनिशियल स्पीड v से अगर उसने मूव किया, यानी वी आई जो है उसको मैंने v के इक्वल ले लिया, तो जब जैसे ही जाके वहां पे वो टकराएगा, तो टकराने के बाद रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी या फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 0। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहां से फोर्स फाइंड करता हूं, तो देखें फोर्स का वो जो फार्मूला हमने चंद दिन पहले पढ़ा था, 2-3 दिन पहले पढ़ा था, जिसमें हमने फोर्स और न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम को आपस में हमने रिलेट किया था। वहां पे हमने सीखा था कि F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी। ये चीज हमने सीखी थी। अब यहाँ पे ये मोमेंटम किसका था, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे मार्कर है। इस मार्कर को मैं फेंकता हूँ, जाके दीवार के साथ टकराता है, टकरा के वापस आता है, या नहीं भी टकराता, सिंपली इस मार्कर का मोमेंटम चेंज होना शुरू हो जाए, या मार्कर को भी छोड़ें, एक कार अगर मूव कर रही है, कार का मोमेंटम चेंज होना शुरू हो जाए, तो ये पी एफ जो है कार का फाइनल मोमेंटम होगा, पी आई कार का इनिशियल मोमेंटम होगा, टी वो टाइम है कि जितने टाइम के दौरान मोमेंटम में वेरिएशन आई है, और एफ वो फोर्स है कि जिस फोर्स ने मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो अगर ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन मैं कार के लिए लिखता हूं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, क्योंकि अमूमन जो है फार्मूले तो याद हो जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि इन फार्मूलों में जो पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, ये पैरामीटर किस किस चीज के लिए, किस किस बॉडी के लिए, तो इन पैरामीटर्स का पता होना जरूरी है। तो देखें, अगर ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन मैंने कार के लिए लिखा हुआ है, तो ये पी एफ जो है ये कार का फाइनल मोमेंटम है। ठीक है, दिस इज फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ कार। इसी तरह ये पी आई जो है ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार, इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार। और ये एफ कौन सी फोर्स है, एफ वो फोर्स है कि जिस फोर्स ने इस मोमेंटम में वेरिएशन प्रोड्यूस की। तो मोमेंटम में किस बॉडी के मोमेंटम में वेरिएशन प्रोड्यूस हुई, कार के मोमेंटम में वेरिएशन प्रोड्यूस हुई। तो जब वेरिएशन कार के मोमेंटम में प्रोड्यूस हुई, तो ये एफ वो फोर्स है जिस फोर्स ने कार पे एक्ट किया। ठीक है, तो दिस इज फोर्स ऑन कार, फोर्स ऑन कार। ठीक हो गया। अब यही पूरे का पूरा एक्सप्रेशन मैं वाटर के लिए यहां पे यूज करने वाला हूं।
तो जब यही पूरा एक्सप्रेशन वाटर के लिए मैं यूज करूंगा, तो अब जब मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई बाई टी, तो दैट इज दिस इज द फोर्स ऑन वाटर। ठीक है, तो ये F जो है ये वाटर पे फोर्स है। जैसे यहाँ पे मोमेंटम कार का चेंज हुआ था, तो F जो है कार पे फोर्स थी। इसी तरह अब यहाँ पे मोमेंटम में जो वेरिएशन आ रही है, ये वाटर के मोमेंटम में वेरिएशन आ रही है। सो F इज फोर्स ऑन वाटर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, F इज फोर्स ऑन वाटर। ठीक हो गया जी। अब इसी को मैं यहां से आगे बढ़ाता हूं। तो जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फिर नाउ F इज इक्वल टू पी एफ। क्या लिखा जाएगा? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? वाटर का मैस मल्टीप्लाई वाटर की फाइनल वेलोसिटी। तो अभी आपके सामने लिखा हुआ है, वाटर वहां पे जाके टकरा के रेस्ट में आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये लिखा m इंटू जीरो, आगे माइनस का साइन। अब है इनिशियल मोमेंटम ऑफ वाटर। तो वंस अगेन वाटर का मैस, जिसको m कहा हुआ है हमने, ये आपके सामने लिखा हुआ है, m इज द मैस ऑफ वाटर। तो अगेन वाटर का मैस, और अब वाटर की इनिशियल वेलोसिटी। तो वाटर की इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या सपोज की हुई थी? v, कि वाटर v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो ये लिखा इनटू v डिवाइडेड बाय t, जिसको अगले स्टेप में क्या लिखा जाएगा? अगले स्टेप में लिखा जाएगा माइनस एम वी डिवाइडेड बाय टी। तो ये फोर्स आई, दिस इज द फोर्स ऑन वाटर। लेकिन हमारा क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, यानी वाटर कितनी फोर्स अप्लाई करेगा वॉल पे। अभी तो ये वाली जो फोर्स हमने फाइंड की है, ये दिस इज द फोर्स ऑन वाटर बाय वॉल। ठीक है, पूरा लिख देता हूं, फोर्स ऑन वाटर बाय वॉल। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है बाय वॉल ऑन वाटर। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अगर वाटर फ्लो करता हुआ आता है और आके वॉल के साथ स्ट्राइक करता है, तो जितनी फोर्स वाटर वॉल पे एक्सर्ट करेगा, सेम उसी अमाउंट की फोर्स, उसी मैग्नीट्यूड की फोर्स वॉल वाटर पे एक्सर्ट करेगी। हाँ, डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी। ठीक है, तो यहां भी ऐसे ही होगा। तो अब अगर मैं लिखूं नाउ फोर्स बाय वाटर ऑन वॉल, फोर्स बाय वाटर ऑन वॉल, तो वो क्या होगी? वो होगी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये क्या बनेगा? ये बनेगा F इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एम वी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, ये वो फोर्स है, F इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाई टी। ये वो फोर्स है जो वाटर पे एक्ट कर रही है। तो अब अगर हमने फोर्स फाइंड करनी है बाय वाटर, यानी वाटर जो फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो क्या होगा? वो फोर्स इस वाली फोर्स के इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। इसलिए देखें, मैंने यही माइनस एम वी डिवाइडेड बाई टी लिखा, लेकिन साथ क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होनी है, तो इसके साथ ये बाहर मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई टी। सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स बाय वाटर ऑन वॉल। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर। ओके, इसका ले लें स्क्रीनशॉट आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं फिर, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। देखें जी, नेक्स्ट टॉपिक मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। यहां पहले एक एग्जांपल दिए, पहले उस एग्जांपल को समझ लें, बल्कि उस एग्जांपल को भी साइड पे रखें, पहले एक और एग्जांपल समझे कि अगर ये एक कोई सा भी बॉम्ब है, बम पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी ये रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम कितना है? कितना मोमेंटम है? जीरो। जीरो। अच्छा, अब अगर ये बम फटता है, तो बम जैसे ही एक्सप्लोड करेगा, हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं ये 2 पीसेस में कन्वर्ट होगा। वैसे तो बहुत सारे पीसेस बनते हैं, इतने पीसेस बनते हैं कि हमारे लिए गिनना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है समझने, बल्कि तो बनते हैं तो इसके बहुत सारे पीसेस हैं। लेकिन हम अपने उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, और कुछ फिजिक्स इससे रिलेटेड समझनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 2 पीसेस में कन्वर्ट होगा एक्सप्लोड करने के बाद। अच्छा, अब जब 2 पीसेस में कन्वर्ट होगा, आप लोग मुझे बताएं, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, 2 पीसेस अगर इसके बने हैं, अगर एक पीस इस डायरेक्शन में मूव करता है, लें जी ये हाफ पीस है, तो अब मुझे बताएं कि दूसरा पीस किस डायरेक्शन में मूव करेगा? यस, अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, या फिर सम एंगल बिटवीन, सम एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वन, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? क्या कह रहा है आपका कॉमन सेंस, आपकी फिजिक्स जो भी तक आपने सीखी है?
हाँ जी, हाँ जी, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, जस्ट देखना है और आंसर देना है। दूसरा पीस किस डायरेक्शन में जाएगा? ऑपोजिट। एग्जैक्टली ऑपोजिट जाएगा, बिल्कुल ठीक है, गुड। दूसरा पीस इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, ये वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब आइसोलेटेड सिस्टम है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता ही यही है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन या मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन या मोमेंटम बिफोर फायर विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन या मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन या मोमेंटम आफ्टर फायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सप्लोड करने से पहले इसका टोटल मोमेंटम था 0, तो एक्सप्लोजन के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। अब टोटल मोमेंटम 0 उसी वक्त बन सकता है कि अगर एक पीस ने राइट की डायरेक्शन में मूव किया है तो दूसरा पीस एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करे, तभी इन दोनों मोमेंटम्स का वेक्टर सम 0 बनेगा। वरना अगर दूसरा पीस मामूली सा भी इधर को एंगल बना के निकल जाता तो कभी भी उनका वेक्टर सम 0 ना बनता। जब वेक्टर सम 0 ना बनता तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, फिर वो 0 ना होता और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल कर जाता। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो एक सॉलिड फैक्ट है, उसको कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो जब वो एक सॉलिड फैक्ट है तो इसका मतलब फिर ये है कि तमाम के तमाम आइसोलेटेड सिस्टम इस फैक्ट को ओबे करेंगे। ठीक है, तो अब अगर एक पीस राइट की डायरेक्शन में मूव करता है तो दूसरे को यकीनी तौर पे लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तभी जो है पूरे सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम 0 रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों पीसीज का, अगर इस पीस को चले मैं नाम दे देता हूं 1 का, इस पीस को नाम दे देता हूं 2 का, तो अब मैं कहूंगा कि पीस नंबर 1 का फाइनल मोमेंटम प्लस पीस नंबर 2 का फाइनल मोमेंटम ये 0 के इक्वल होगा, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा। इतनी बात समझ आई आपको? यस सर। अच्छा जी, ये साहब क्या कह रही हैं सर, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? हाउ इज इट पॉसिबल, क्यों नहीं ज्वाइन हो रही जब बाकियों की हो चुकी है? तो लाइवा भी लीव कर गई हैं। चलें, अच्छा, तो ये टोटल फाइनल मोमेंटम जो है इसका 0 ही रहेगा। अच्छा, अब इसी को देख के अब आप लोगों ने मुझे बताने हैं। अब एक और केस लेते हैं। बॉम्ब है जिसको कह लें कि जहाज से गिरा दिया गया, जहाज से गिरा दिया गया और थोड़ा सा नीचे जाके वो एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है। तो शुरू में इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी इस तरह से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी तो यकीनी तौर पे अब इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसी सूरत भी 0 नहीं होगा। नाउ दिस इनिशियल मोमेंटम विल नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी इस इनिशियल मोमेंटम की। अब आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे आके, इस जगह पे आके ये बॉम्ब जो है फट जाता है इस पॉइंट पे आके। अब मुझे बताएं कि जो दो पीसीज होंगे, वैसे तो बहुत सारे पीसीज होंगे लेकिन हमने दो पीसीज ही कंसिडर किए हुए हैं अपनी समझ के लिए। मुझे ये बताएं कि वो दो पीसीज जो इस पॉइंट पे आके दो पीसीज में जब ये कन्वर्ट होगा तो उन दोनों पीसीज की मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी? किस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो दोनों पीसीज? जी, एग्जैक्टली डाउनवर्ड मूव करते रहेंगे या एग्जैक्टली ऑपोजिट मूव कर जाएंगे, क्या होगा? ऑपोजिट मूव करेंगे सर, ऑपोजिट भी और डाउनवर्ड भी। मतलब आमना आप ये कहना चाह रही हैं कि इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे वो दोनों, ऐसे? जी, जी आमना यही कहना चाह रही हैं आप? नो सर। हाँ, फिर क्या सर कहना चाह रही डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेंगे ना? हैं? हाँ ऑपोजिट जी, तो होंगे लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे बल्कि कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ अपनी वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना के मूव करेंगे। ऑपोजिट उनको नहीं कहेंगे, ऑपोजिट ये वाली मोशन होती है, ये वाली ये मोशन ऑपोजिट होती है। तो पहले तो मैं बता दूं ऑपोजिट क्यों मूव नहीं करेंगे, यानी इस दफा अब उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर गौर से देखें तो पहले इनके मोमेंटम की डायरेक्शन थी डाउनवर्ड। मोमेंटम मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो मोमेंटम जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। तो अब जो मोशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मोमेंटम की इनिशियल डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि मोमेंटम जो है उसकी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो नॉन जीरो होगा, दूसरी चीज। अब अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते तो अब जरा देखें क्या होगा।
अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते दोनों पेसेस जो कि मैसेज में इक्वल हैं, तो इस सूरत में देखें, एक के मोमेंटम की डायरेक्शन जे होती, दूसरे के मोमेंटम की डायरेक्शन जे होती, दोनों मोमेंटम्स का वेक्टर सम 0 बन जाता। यानी आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम्स का वेक्टर सम 0 बन रहा है अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। हालांकि जो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम था वो तो 0 नहीं था। तो इस तरह तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड ही नहीं करेगा अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो। ठीक हो गया एक चीज। दूसरी चीज जरा देखिए, जब मोमेंटम 0 हो गया आफ्टर एक्सप्लोजन, तो मोमेंटम की कोई डायरेक्शन नहीं। हालांकि बिफोर एक्सप्लोजन तो मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। ठीक हो गया। तो एक दफा फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल कर जाएगा। तो इसलिए एक्सप्लोजन के बाद मोमेंटम्स की ये डायरेक्शन नहीं बन सकती। दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग। तो सवाल है फिर मोमेंटम्स की क्या डायरेक्शंस होंगी। तो देखें, एक के मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ होगी, दूसरे के मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहेगा। अब जरा देखें किस तरह अब वैलिड रहेगा। इस तरह वैलिड रहेगा कि अब इन दोनों मोमेंटम्स को अगर मैं रिजोल्व करता हूं इनके कंपोनेंट्स में, तो देखें एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा डाउनवर्ड, और दूसरा कंपोनेंट मोमेंटम का बनेगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया। यानी अगर ओरिजिनल मोमेंटम ये था इस डायरेक्शन में, तो अब जो है इसका y कंपोनेंट ये बन गया वर्टिकल कंपोनेंट, जबकि इसका x कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बन गया। अब इसी तरह दूसरे के लिए भी देखिएगा, अभी इसके मोमेंटम की ये डायरेक्शन है, और जब इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो वंस अगेन एक कंपोनेंट इसका होगा डाउनवर्ड, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इसका होगा एग्जैक्टली पहले वाले x कंपोनेंट के ऑपोजिट। ठीक होगा। अब जरा देखते हैं फिर से। अब देखें दोनों के दोनों x कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो दोनों x कंपोनेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को मुकम्मल तौर पे कैंसल आउट कर देंगे। बाकी बचेगा y कंपोनेंट। तो देखें दोनों के y कंपोनेंट एग्जैक्टली डाउनवर्ड हैं। ठीक है, तो जब दोनों के y कंपोनेंट्स एग्जैक्टली डाउनवर्ड हैं, तो इसका मतलब है कि फाइनल मोमेंटम जो होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम जो होगा इन दोनों पीसीज का, वो भी डाउनवर्ड होगा, जबकि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था वो भी डाउनवर्ड था। ठीक होगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायोलेट नहीं कर रहा। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वैलिड रखने के लिए इनकी मोमेंटम्स की डायरेक्शन, इन पीसीज की वेलोसिटीज की डायरेक्शन जे वाली होंगी जो ब्लू कलर में आपके सामने शो की गई हैं। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। यस सर। ओके। तो यहाँ पे देख लें फिर वही वेक्टर्स यूज हो गया ना, इसीलिए वेक्टर्स पे मैंने इतना टाइम लगाया था, क्योंकि वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर जगह यूज होगा, बार बार यूज होगा। तो देख लें यहाँ पे फिर उन्हीं वेक्टर्स को यूज करके ही, वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही हमने इन दोनों पीसेस के मोमेंटम्स की ओरिजिनल डायरेक्शन का तयन किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मजीद आगे चलते हैं, अब मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि अब इन बॉम्ब्स को एक साइड पे रखें। अब हम लेते हैं बुलेट और राइफल का सिस्टम, दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। वहां पे हम अप्लाई करने वाले हैं वंस अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके हम गन की फाइनल स्पीड फाइंड करेंगे कि गन कितनी स्पीड से रिकॉइल करती है जब वो बुलेट को फायर करती है। तो देखिएगा जरा, बुलेट के मैस को अगर मैं लेता हूं, मैस ऑफ बुलेट को स्मॉल m, मैस ऑफ बुलेट दैट इज स्मॉल m, जबकि मैस ऑफ गन उसको ले लेता हूं मैं कैपिटल M। ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की 0 होगी, जाहिर सी बात है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बुलेट की? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी को मैं सपोज कर लेता हूं v, जबकि फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन उसको मैं सपोज कर लेता हूं v डैश। अब मुझे नहीं पता बुक में क्या पैरामीटर्स यूज किए गए हैं, देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लीजिएगा आप लोग खुद ही। अब जरा देखें, मैं अप्लाई करता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिकॉज गन बुलेट सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स देयर। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब मैं यहां पे अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम जरा देखें, शुरू में गन भी रेस्ट में थी, बुलेट भी रेस्ट में थी फायर करने से पहले। तो जब फायर करने से पहले गन बुलेट दोनों ही रेस्ट में है, तो देखें
बुलेट का भी इनिशियल मोमेंटम जीरो, गन का भी इनिशियल मोमेंटम जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू, अब फाइनल मोमेंटम्स की बात करते हैं अगर, तो बुलेट का फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, वो बनेगा m इंटू वी, स्मॉल m इंटू वी, प्लस का साइन। गन का फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, वो बनेगा कैपिटल M इंटू वी डैश, कैपिटल M इंटू वी डैश। ठीक हो गया। अगले स्टेप में हमने क्या फाइंड करनी है, अभी मैंने आपको बताया, हमने फाइंड करनी है गन की फाइनल वेलोसिटी वी डैश, कि गन कितनी स्पीड से रिकॉइल करेगी। तो मैं सेपरेट कर लेता हूं वी डैश को, तो वी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वी डैश विल बी इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब, वो ये माइनस के साइन का क्या मतलब है, माइनस के साइन का ये मतलब है कि जो गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो बुलेट की वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है। समझ आ गई बात की? यस, एनी यस प्रॉब्लम? सर। जी, कोई मसला इसमें? हाँ जी, बोल दें, कोई मसला है इसमें? नो सर। ओके, फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। देखिए, रॉकेट को जब फायर किया जाता है तो होता क्या, रॉकेट कैसे वक्त के साथ साथ उसकी स्पीड में इजाफा होता चला जाता है। शुरू में रॉकेट जिस स्पीड से अपने टारगेट से वो उसने मूव करना शुरू किया था, ऐसा नहीं है कि हर गुजरते लम्हे के साथ साथ बस उसकी स्पीड वही रहेगी। नो, हर गुजरते लम्हे के साथ साथ रॉकेट की वेलोसिटी में इजाफा होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो देखें रॉकेट मूव कैसे करता है, उसके बाद हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा कि उसकी स्पीड में इजाफा क्यों होता चला जाता है। असल में रॉकेट की मूवमेंट क्या है, सपोज करें ये रॉकेट है, तो होगा क्या, रॉकेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें से मुसलसल गैसेस बहुत ज्यादा स्पीड से निकलती हैं। कितनी स्पीड होती है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कितनी है, आई थिंक 4000 मीटर पर सेकेंड, कि गैसेस जो हैं यहां से निचले सिरे से 4000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मुसलसल रॉकेट जो है उन गैसेस को इजेक्ट करता रहता है, बर्निंग गैसेस होती हैं। अब होगा क्या, अब ये जो पूरा सिस्टम है रॉकेट प्लस गैसेस इनसाइड द रॉकेट, ये पूरा सिस्टम वंस अगेन एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जब आइसोलेटेड सिस्टम है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वैलिड होना पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर गैसेस यहां से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, एक पर्टिकुलर मोमेंटम से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, यानी रॉकेट जो है उन गैसेस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जब रॉकेट उन गैसेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है तो गैसेस जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या करेंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड की, उतनी ही अमाउंट की फोर्स रॉकेट पे अप्लाई करेंगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो रॉकेट क्या करेगा, रॉकेट ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया, ये तो है रॉकेट की मोशन। अच्छा, दूसरी एक और चीज देखें कि ये रॉकेट जो होता है ये कोई सिंगल रॉकेट नहीं होता, बल्कि मल्टी रॉकेट्स होते हैं। मतलब ये कुछ इस तरह का होता है, सपोज करें ये ऊपर इस रॉकेट की टिप है और ये रॉकेट है। अब ये रॉकेट कोई सिंगल रॉकेट नहीं होता, बल्कि मल्टी रॉकेट्स होते हैं, मतलब इस तरह से पीसीज में होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, पता नहीं कितने एक होते हैं, काफी सारे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी रॉकेट्स होते हैं। अब इसका पर्पस क्या है मल्टी रॉकेट्स बनाने का, इसका मकसद ये है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो आपको टिप दिखाई दे रही है, इसमें साइंटिस्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं जिन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं, कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, वो इस ऊपर वाले सिरे में होते हैं। बाकी नीचे वाला सारे का सारा हिस्सा क्या है, ये सारे के सारे फ्यूल टैंक्स होते हैं। ये सारे होते हैं फ्यूल टैंक्स, ये फर्स्ट फ्यूल टैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अप टू सोन जितने भी होते हैं। और ये निचला सिरा जो है इसमें से गैसेस इजेक्ट हो रही होती हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये फ्यूल टैंक्स जो है इतनी ज्यादा तादाद में क्यों होते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ही बड़ा सा फ्यूल टैंक बना दिया जाए। असल मकसद उसका ये है कि जैसे जैसे फ्यूल टैंक्स एम्प्टी होते जाते हैं, खाली होते जाते हैं, तो उन फ्यूल टैंक्स को रिलीज जो है ना, वक्त के साथ साथ उन फ्यूल टैंक्स को रिलीज किया जाता है। जैसे ये वाला नीचे वाला फ्यूल टैंक खाली होगा, इसको रिलीज कर दिया जाएगा। जब रिलीज कर दिया जाएगा तो क्या होगा, रॉकेट का टोटल मैस कम हो जाएगा। इसी तरह अब इस वाले टैंक की बारी आ गई, इस टैंक में से जब फ्यूल जो है वो बर्न करना शुरू हो जाता है, वक्त गुजरने के साथ साथ फ्यूल कम होता चला जाता है, और जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो इस वाले हिस्से को भी रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट फ्यूल टैंक्स इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ रॉकेट का मैस कम हो। जरा रॉकेट का मैस जब कम होगा तो उसके दो फायदे होंगे।
एक फायदा तो ये होगा कि हर वक्त गुजरने के साथ साथ रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि रॉकेट का मैस जो कम हो रहा है, जब मैस कम हो रहा है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, क्योंकि सेम अमाउंट की फोर्स एक्ट कर रही है रॉकेट पे। ठीक है, तो एक फायदा तो ये हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इसकी रॉकेट की जो है वो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक हो गया। और दूसरा फायदा क्या है कि इसका मैस कम होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, जितना कम मैस होगा उतनी कम फ्यूल की कंजम्पशन होगी। अगर मैस ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा। ठीक हो गया। तो ये दो फायदे होते हैं, इसलिए ये मल्टी रॉकेट बनाया जाता है, सिंगल रॉकेट नहीं बनाया जाता। अब जब मल्टी रॉकेट है और मैस कम होता चला जा रहा है, एक तो फ्यूल के बर्न करने की वजह से फ्यूल का मैस कम होता चला जा रहा है, दूसरा इन फ्यूल टैंक्स को जब रिलीज कर दिया जाता है तो वो भी अच्छा खासा मैस रिलीज हो जाता है। तो जब वो मैस कम होता चला जा रहा है तो हर गुजरते वक्त के साथ साथ रॉकेट की स्पीड में इजाफा होता चला जा रहा है। तो जब रॉकेट की स्पीड में इजाफा होता चला जा रहा है तो इसका मतलब है कि रॉकेट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता चला जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। वही एक्सेलरेशन की अमाउंट हमने यहां पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब जरा देखें किस तरह वो एक्सेलरेशन की अमाउंट फाइंड करेंगे। वंस अगेन हम यूज करेंगे F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई T। सीख लिया आपने, अभी थोड़ी देर पहले यूज भी किया था, अगेन मैं लिख देता हूं। F इज इक्वल टू क्या था, PF माइनस PI डिवाइडेड बाई T। इसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब ये डेल्टा P क्या है, ये था चेंज इन मोमेंटम, आपके सामने PF माइनस PI, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। किसका चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ रॉकेट, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ साथ रॉकेट की वेलोसिटी में इजाफा होता चला जा रहा है। तो जब रॉकेट की वेलोसिटी में इजाफा होता चला जा रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये डेल्टा P जो है, दिस इज डेल्टा P ऑफ रॉकेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग खुद मुझे बताएं कि जब ये रॉकेट के मोमेंटम में चेंज है तो ये F कौन सी फोर्स होगी। हाँ जी, F कौन सी वाली फोर्स होगी। रॉकेट जो रॉकेट पे लग रही पे होगी। एग्जर्ट हो रही होगी। यस, जो फोर्स रॉकेट पे एग्जर्ट हो रही है, दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन रॉकेट। और रॉकेट पे ये फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है, ये गैसेस एग्जर्ट कर रही हैं। गैसेस, ये गैसेस ये रॉकेट पे फोर्स एग्जर्ट कर रही हैं, क्योंकि रॉकेट इन गैसेस पे फोर्स एग्जर्ट करके इन गैसेस को पुश कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उतने ही मैग्नीट्यूड की रिएक्शन फोर्स जो है ये गैसेस रॉकेट पे अप्लाई करती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो दिस इज फोर्स ऑन रॉकेट बाय गैसेस। ठीक हो गया। अच्छा, आप जरा देखें, नाउ दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ रॉकेट। अब आप लोग मुझे बताएं कि जितना रॉकेट के मोमेंटम में चेंज आएगा, क्या उतना ही चेंज गैसेस के मोमेंटम में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गन से हमने बुलेट, जैसे हमने गन से बुलेट को फायर किया था, तो देखें शुरू में दोनों रेस्ट में थे। तो जब शुरू में दोनों रेस्ट में थे, अब जरा देखें जैसे ही बुलेट फायर की तो बुलेट एक स्पेसिफिक मोमेंटम से मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस मोमेंटम से मूव करती है, एग्जैक्ट उसी मोमेंटम से क्या गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश नहीं करती। तो दोनों में इक्वल चेंज इन मोमेंटम आया ना, दोनों के मोमेंटम में इक्वल चेंज आया। तो जैसे वो आइसोलेटेड सिस्टम था, ऐसे ही ये भी तो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहां भी तो ऐसे ही होगा कि जितना रॉकेट के मोमेंटम में चेंज उतना ही गैसेस के मोमेंटम में चेंज। लिहाजा अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं दिस इज डेल्टा P ऑफ गैसेस। ठीक हो गया, गैसेस के मोमेंटम में भी उतना ही चेंज डिवाइडेड बाय T। और यहां पे फोर्स ऑन रॉकेट, फोर्स ऑन रॉकेट, चले भी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूं। क्लियर इतनी चीज, यहां तक कोई मसला। यस सर। ओके, अच्छा, नाउ डेल्टा P ऑफ गैसेस, गैसेस के मोमेंटम में गैसेस के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। अच्छा, आप जरा देखिए गैसेस के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, क्या वो गैसेस की वेलोसिटी की वजह से आ रहा है। नो, गैसेस की वेलोसिटी तो फिक्स्ड है आपकी बुक में। यस, यस बिल्कुल, आपकी बुक में ये चीज लिखी हुई है कि गैसेस की वेलोसिटी तो है फिक्स्ड। गैसेस की वेलोसिटी में तो किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, वो तो 4000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गैसेस को मुसलसल इजेक्ट करता रहेगा रॉकेट। तो इसका मतलब है गैसेस की वेलोसिटी में किसी किस्म का चेंज नहीं आने वाला। चेंज आएगा तो गैसेस के मैस में चेंज आएगा। इसीलिए मैं जब अगले स्टेप में लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैसेस, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा डेल्टा M इंटू V, कि देख लें वेलोसिटी फिक्स्ड है लेकिन मैस में चेंज आ रहा है, एंड डिवाइडेड बाई T। इसको मैं डेल्टा M डैश लिखता हूं। ठीक हो गया।
एंड नाउ दिस इज फोर्स ऑन रॉकेट। अच्छा, फोर्स ऑन रॉकेट जो है इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एम ए, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इक्वल टू एम ए। दिस एम इज mass of rocket and a is acceleration produced in the rocket। इतनी चीज क्लियर हुई? जी सर। अच्छा, अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है, नाउ एम ए इज इक्वल टू डेल्टा एम डैश डिवाइडेड बाई टी। अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूं, डेल्टा एम डैश डिवाइडेड बाई टी इनटू वी। अब ये डेल्टा एम डैश डिवाइडेड बाई टी क्या है? देखें, अभी मैंने आपको बताया हम डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैसेस। तो जब चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैसेस है तो ये डेल्टा एम डैश जो है दिस इज द चेंज ऑफ मास ऑफ गैसेस। ये गैसेस के मास में चेंज है, और जब ये गैसेस के मास में चेंज है तो अब ये डेल्टा एम डैश बाई टी क्या बताएगा? ये बताएगा चेंज इन मास ऑफ गैसेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन मास ऑफ गैसेस पर यूनिट टाइम। यहां मैं लिख भी देता हूं, इसको मैं सर्कल करता हूं और यहां पे लिख देता हूं, दिस इज चेंज इन mass of gases per unit time, per unit time। ठीक है, और अगले स्टेप में ये चेंज इन मास ऑफ गैसेस पर यूनिट टाइम जो है, यानी ये डेल्टा एम डैश डिवाइडेड बाई टी, इसको हम डिनोट कर देंगे स्मॉल m से, और अब इसको लिखा जाएगा नाउ एम ए इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, और ये m क्या है? ये m यही है, डेल्टा m बाई टी। यहाँ पे ये एरो लगा के मैं लिख देता हूँ, दिस इज चेंज इन मास ऑफ गैसेस पर यूनिट टाइम। और यहां से अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि कितना एक्सेलरेशन रॉकेट में प्रोड्यूस हुआ है, तो देख लें, नो दिस इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल M। दैट्स ऑल। यस, एनी प्रॉब्लम? जी नो सर। जी, आमना और एरज, कोई मसला आपको? नो सर, क्लियर। जी एरज, एरज आपको समझ आइए?